नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भाग लिया। बैठक में उत्तराखंड की सड़क और संरचना विकास से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों, सीमांत क्षेत्रों की सामरिक महत्ता, पर्यटन, तीर्थाटन और आपदा प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए आधुनिक और मजबूत सड़क नेटवर्क की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने लंबित परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी देने का अनुरोध किया। बैठक में उत्तराखंड की सड़क परियोजनाओं के लिए लगभग 7,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावों पर सहमति बनी है। साथ ही केंद्रीय सड़क के तहत वर्ष 2026-27 के लिए करीब 750 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को भी मंजूरी देने पर सहमति दी गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ने कहा है कि पार्टी में योग्य, समर्पित और संगठन के लिए लगातार कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को ही सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विधानसभा टिकट या किसी भी प्रकार की दावेदारी को लेकर सार्वजनिक मंचों या सोशल मीडिया पर बयान देना पार्टी अनुशासन के अनुरूप नहीं है। यदि किसी कार्यकर्ता की कोई इच्छा, सुझाव या दावेदारी है तो उसे संगठन के निर्धारित मंच और उचित समय पर ही रखा जाना चाहिए। महेंद्र भट्ट ने कहा कि चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन उसे व्यक्त करने की एक तय प्रक्रिया और समय होता है। उन्होंने बताया कि टिकट की दावेदारी से जुड़े सार्वजनिक बयानों पर प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को याद दिलाया कि बीजेपी राष्ट्र प्रथम, संगठन दूसरा और व्यक्ति अंतिम की विचारधारा पर चलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को ही सबको अपनाना है। आज के सोशल मीडिया के युग में हर व्यक्ति अपनी दावेदारी सोशल मीडिया के माध्यम से करेगा तो पार्टी में अनुशासनहीनता की धारा में उसको हम लोग ले रहे हैं। इसलिए मैंने कल इस बात का स्पष्ट रूप से विज्ञप्ति जारी करके बयान जारी किया है और जिनको भी दावेदारी व्यक्त करनी है वो जिलाध्यक्ष को बारे में जिलाध्यक्ष के सामने प्रस्तुत करें। प्रदेश की जो हमारी टीम है, अध्यक्ष है, महामंत्री, हमारा की बात को रखे, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से कोई व्यक्ति दावेदारी व्यक्त नहीं करेगा ना सोशल। देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में पिछले वर्ष मानसून के दौरान क्षतिग्रस्त हुए हाईवे पुल के पुनर्निर्माण कार्य का कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने निरीक्षण किया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने बताया कि करीब 16 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना का 95% कार्य पूरा हो चुका है। बादल फटने की घटना में क्षतिग्रस्त पिलर को हटाकर नया पिलर बनाया गया है और पुल को दोबारा स्थापित किया गया है। निरीक्षण करके आए हैं और वहां हमने देखा कि जो सुरक्षात्मक और पुनर्निर्माण का जो कार्य किया जा रहा है, जिसकी लागत 16 करोड़ रुपए है और 95% कार्य पूरा हो चुका है। इसके अंदर एक पिलर जो है बादल फटने से डिविएट हो गया था, तिरछा हो गया था, तो उस पिलर को निकाल करके दूसरा पिलर बना करके पूरे ब्रिज को उस पर रख दिया गया है। पुराने जो हमारे पुल थे और जो उसके पिलर्स थे उन्हीं का दोबारा इस्तेमाल करके और इस दाम को कम किया गया है, इसकी जो खर्चा जो है कम किया गया है। पुल 10 दिन के अंदर चालू हो जाएगा, बरसात से पहले आम जन के लिए खोल दिया जाएगा। नदी के दोनों साइड में आरसीसी वॉल का निर्माण कार्य भी करवाया जा रहा है। पुल के अन्य 3 पिलरों का भी सुरक्षात्मक कार्य जो है कराया जा रहा है। तो ये सब कार्य हमने कराए हैं और इसके साथ साथ बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारी चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है और सभी यात्रियों से मेरा आग्रह है कि शांति बनाए रखें ताकि यात्रा में व्यवधान पैदा ना हो और लोग वहां जाकर के दर्शन प्राप्त करके पुण्य के भागी बने। मानसून से पहले गड्ढा मुक्त सड़कों के सरकारी दावों को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि सड़कों की बदहाल स्थिति और अधूरे विकास कार्य सरकार की विफलता को दिखाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बिजली की अंडरग्राउंड लाइन के नाम पर वर्षों से सड़कें खोदी गई, लेकिन बारिश होते ही कई इलाकों में बिजली गुल हो जाती है।
प्रतिमा सिंह ने दावा किया कि अब बीजेपी के नेता भी सड़कों की खराब हालत स्वीकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि क्षतिग्रस्त पुलों का निर्माण भी अब तक पूरा नहीं हुआ है, जिससे मानसून में जनता को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। देखिए, कांग्रेस तो बिल्कुल सरकार की विफलता के नजरिए से देखेगी। और आपने जिस पाइपलाइन की बात करी उसका उदाहरण है, आपको एक प्रत्यक्ष बताऊं कि पिछले 4.5 सालों से ड्रामा चल रहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी लाइन है वो अंडरग्राउंड होएंगी और उनको नीचे बिछाया जाएगा। उसके नाम पर हर गली की सड़कें जो है खोद डाली गई। लेकिन 2 घंटे की बारिश में जैसे ही बारिश शुरू होती है लाइट चली जाती है हर क्षेत्र में, हर गलियों में। तो कहाँ बिछी है अंडरलाइन जो है पाइप है? ये कुछ नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार का एक नमूना है। कांग्रेस तो ये कह रही है, अब तो भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेता भी स्वीकार कर रहे हैं कि सड़कों की हालत खस्ता हाल है। पिछले आपदा में जो पुल टूटे वो अब तक बनाने के लिए सरकार जो है नहीं बना पाई। उनको टेंडर होने के बाद भी, पैसा होने के बाद भी, गामा जी का वीडियो सबके समक्ष है, मसूरी विधानसभा में मालदेवता में उन्होंने अपनी ही सरकार की पोल खोलने की कार्य किया है। तो विपक्ष तो कह रहा है, जनता कह रही है, अब तो अंदर खाने से भी आवाजें आ रही है कि विकास कुछ नहीं हुआ है, सड़कें नहीं बनी है और मानसून में देहरादून में हाल ही में हुए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के प्रदेश दौरे के बाद उत्तराखंड बीजेपी एक्टिव मोड में आ गई है। नितिन नवीन ने दौरे में कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव के लिए जीत का मंत्र दिया और कई अहम विषय रखे। जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश महामंत्री तरुण बंसल ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर पार्टी कार्यकर्ता अब बुद्धिजीवियों के बीच पहुंचकर तैयारी कर रहे हैं। बंसल ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम धामी की मंशा रही है कि बुद्धिजीवियों और जनता के बीच जाकर सुझाव लिए जाएं। इसी क्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभी सांसदों, विधायकों से अपने क्षेत्र के 50-50 प्रबुद्ध लोगों से मिलने को कहा है। देखिए, उनका ये कहना था कि माननीय मोदी जी और माननीय धामी जी का शुरू से रहता है कि हमें बुद्धिजीवियों के बीच में, जनता के बीच में जाकर के उनके सुझाव लेने चाहिए। तो उसी क्रम में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निवेदन ये था कि सभी सांसद, विधायकगण अपने अपने क्षेत्र में 50-50 ऐसे लोगों के पास जाके जो सरकार, केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की 12 साल की उपलब्धियां हैं, उनको नीचे तक जाके उनके विषय में चर्चा करें। और अगर कोई सुझाव उन बुद्धिजीवियों से, उनसे जो श्रेष्ठ लोग हैं उनसे कुछ आते हैं तो उनको संकलित करके हमें भेजने का कष्ट करें, जिससे कि हम उनमें और सुधार ला सकें। तो ये केंद्र की योजनाओं को नीचे तक चर्चा करने का विषय था और उनसे सुझाव लेने का विषय था। उस पर हमारे सांसद और विधायक लगे निरंतर, और कुछ दिनों में हमारे पास उसकी भी रिपोर्टिंग आनी शुरू हो जाएगी। देहरादून में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक तैयारियां तेज हो गई हैं। बीजेपी की दायित्वधारी और संस्कृति विभाग की उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने कहा है कि वर्ष 2027 का विधानसभा चुनाव धामी मॉडल पर लड़ा जाएगा और प्रदेश की जनता एक बार फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सत्ता की जिम्मेदारी सौंपेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं और राज्य को विकास योजनाओं की सौगात दे रहे हैं, जिससे प्रदेश को नई दिशा मिल रही है। बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से उनको कई बार सराहा है, विभिन्न कार्यक्रम, उनका आगमन, प्रधानमंत्री जी का आगमन यहाँ पर बराबर लगा रहता है। और निश्चित रूप से 2027 तो मुझे लगता है कि इस परिवार जो विपक्ष है वो तो रहने वाला ही नहीं है और अधिक सीटों के साथ हम लोग प्रचंड बहुमत के साथ इस बार जीतने वाले हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में मानसून सीजन के दौरान आपदा राहत और बचाव कार्य के लिए आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से तैयार है। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा है कि विभिन्न क्षेत्रों में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ, पीडब्ल्यूडी, जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन में जुड़े अन्य विभागों के कर्मचारी तैनात हैं। आपदा राहत और बचाव के लिए तमाम जगहों पर मशीन भी तैनात की गई है। उन्होंने कहा कि 15 जून से सभी लोग अपने अपने निर्धारित जगहों पर कार्य कर रहे हैं। तो वहीं उन्होंने आगामी दिनों के लिए मौसम का अलर्ट जारी होने पर कहा कि अलर्ट को कोई बहुत अधिक नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतने की जरूरत है। देखिए, जितने स्ट्रेटेजिक लोकेशन हैं सभी में कहीं पर एनडीआरएफ है, कहीं पर एसडीआरएफ है, कहीं पर हमारे पुलिस की टीम, कहीं पीडब्ल्यूडी की टीम, जहाँ जिसकी आवश्यकता है वो टीमें तैनात की गई हैं और टीमें 15 जून से अपना काम कर रही हैं।
और जब भी कोई ऐसी स्थिति बनेगी हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे, हम बेहतर तरीके से राहत बचाव के कार्य करें, रास्ता कहीं बंद होता खोलने का। देखिए संभावना है कि 3-4 दिन विभिन्न जनपदों में अलग अलग समय पे बरसात होगी, उसको देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट बहुत सीरियस नहीं है, सीवियर कैटेगरी का नहीं है, नॉर्मल अलर्ट है। लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है, वाच करने की आवश्यकता है। और इसी क्रम में यह भी अनुरोध करूँगा कि जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो उस समय ट्रैवल ना करें जिस समय बरसात हो रही हो, क्योंकि बरसात के समय ट्रैवल करने से पत्थर गिरने का डर बना रहता है और फिर दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। उसके अलावा बाकी सुरक्षित रहे। देखिए जितने स्ट्रेटेजिक लोकेशन हैं सभी में। देहरादून में सिटी बस हादसों पर रोक लगाने के लिए परिवहन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। शहर की सभी 170 सिटी बसों के ड्राइवरों और कंडक्टरों का अब मुफ्त स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। खासकर 50 वर्ष से अधिक उम्र के ड्राइवरों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई बीमारी वाहन चलाते समय नियंत्रण में बाधा ना बने। अभी तक मेडिकल जांच केवल लाइसेंस बनवाने या नवीनीकरण के समय ही होता है, लेकिन यह पहली बार है जब सभी चालकों का अलग से व्यापक स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। हमने जो हमारा जब कंडक्टर्स का पिछले हमने 6 महीने पहले जब लाइसेंस की कार्रवाई करवाई थी तो उसमें मेडिकल टीम हमने यहीं बुलवाई थी, जिसमें लगभग 400 से 450 आसपास कंडक्टर्स की मेडिकल जांच हुई थी। लेकिन हम सिटी बस की बात करें तो उसमें अभी हम पहली बार इसमें ये करेंगे जिसमें ड्राइवर्स और कंडक्टर सभी की निःशुल्क जांच हम करेंगे। इसमें हार्ट का, बीपी और जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनकी जांच हो जाए, जिससे ये पता चल जाए कोई मेडिकल हिस्ट्री उनकी ऐसी तो नहीं है जिससे एक्सीडेंट की संभावना बन जाए, वो अपना कंट्रोल लॉस्ट कर जाएं और दुर्घटना हो सके। पर्यटन सीजन के बीच मसूरी में बढ़ती पर्यटक संख्या के साथ उपद्रव की घटनाएं भी चिंता बढ़ा रही हैं। देर रात मॉल रोड पर हरियाणा से आए एक पर्यटक ने कथित तौर पर स्थानीय दंपति पर प्लास्टिक के क्रेट से हमला कर दिया। हमले में महिला के सिर पर गंभीर चोट लगी और वह बेहोश हो गई, जबकि उसके पति पर भी कई वार किए गए। बीच बचाव करने पहुंचे लोगों को भी आरोपी ने धमकाने और हमला करने की कोशिश की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आरोपी नशे में था। घायल महिला का उपचार उप जिला चिकित्सालय मसूरी में जारी है। तो वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में भारी आक्रोश है। स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों ने नशे में उत्पात मचाने वाले पर्यटकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और जीरो टॉलरेंस नीति लागू करने की मांग की है। पौड़ी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 534 पर गुमखाल से सतपुली के बीच चल रहे सड़क चौड़ीकरण कार्य में कथित अव्यवस्था और लगातार हो रहे सड़क हादसों को लेकर कांग्रेस नेता राजपाल बिष्ट ने गढ़वाल मंडल आयुक्त से मुलाकात की। उन्होंने आयुक्त आनंद स्वरूप को ज्ञापन सौंपते हुए कार्यदायी संस्था और निर्माण कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। राजपाल बिष्ट ने आरोप लगाया कि सड़क चौड़ीकरण कार्य बेहद लापरवाही और अव्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है, जिससे सड़क पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। आज मेरे संज्ञान में डाला गया है। इससे पहले भी एक खबर आई थी कि वहाँ पर किसी की मृत्यु हो गई पत्थर गिरने से। और आज जो है मुझे श्री राजपाल सिंह बिष्ट जी ने एक प्रार्थना वो दिया है, ज्ञापन इसके संबंध में। तो मैं आज जो है उनके जो डिपार्टमेंट इसको देख रहा है NH, उनके अधिकारियों को बुला करके तो वार्ता करूँगा और उसमें जो बेस्ट सबसे सोल्यूशन उसका होगा वो हम लोग उसको करने के लिए निर्देश जारी। गुमखाल सतपुली NH 534 पे जो काम चल रहा है, पिछले 1.5-2 साल से उस पर काम चल रहा है और लगातार अव्यवस्थाएं जो वहाँ की कंपनी जो उस पर काम कर रही है, शिवालिक इन्फेक्ट प्लस NH, ये सारे दोषी है इन अव्यवस्थाओं के लिए। कल ही एक घटना वहाँ पे घटी, ऊपर से बोल्डर गिरा और उस गाड़ी में जो 4 लोग थे उसमें एक की डेथ हो गई, 3 घायल हो गए। और लगातार ये घटनाएं लगातार हो रही है जो जिसमें कि कंपनी की कमियां हैं, NH की कमियां हैं। आज हम कमिश्नर साहब से मिले थे और उन्होंने बहुत ही इसमें सकारात्मक अपनी तरफ से जवाब दिए हैं। हमारा ये था कि एक तो जो बोल्डर सड़क के ऊपर नीचे दोनों तरफ
इस समय अटके पड़े हैं, लटके पड़े हैं। बारिश शुरुआत होने वाली है, बारिश जब होगी तो वो बोल्डर नीचे गिरेंगे। ऊधम सिंह नगर के जसपुर ब्लॉक विकास कार्यालय में भ्रष्टाचार के मामले में विजिलेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जूनियर इंजीनियर विवेक कुमार को 20,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी पर ठेकेदार से वाटर कूलर लगाने के कार्य के बदले रिश्वत मांगने का आरोप था। शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस ने ट्रैप कार्रवाई की, जिसमें कुंडा क्षेत्र से गिरफ्तारी हुई है। इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया है। मामले में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी दीपक सागर पर भी 12,000 रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप सामने आया है। उत्तराखंड के सभी पुलिस थानों को सोशल मीडिया के जरिए बम से उड़ाने की धमकी देने वाले एक युवक को देहरादून पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने इंस्टाग्राम सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धमकी भरी पोस्ट फैलाने का ये आरोप लगा था, तो वहीं धमकी भरी पोस्ट साझा कर दहशत फैलाने का प्रयास किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने साइबर सर्विलांस और तकनीकी जांच के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया और घटना में इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन भी बरामद कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि चमोली के कर्णप्रयाग में हुए एक विवाद और उसके बाद पुलिस की कार्रवाई से नाराज होकर उसने यह पोस्ट की थी। 21/6/2026 को एक युवक के द्वारा अपनी जो इंस्टा आईडी थी उसकी और अन्य जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर उनके द्वारा उत्तराखंड में जो स्थित हमारे पुलिस थाने हैं उनको बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी गई। उसके द्वारा उसमें ये कहा गया कि एक विवाद जो जनपद चमोली के कर्णप्रयाग क्षेत्र में हुआ था, कुछ संगठन से कुछ जो लोग थे उनके और स्थानीय युवकों के बीच में, उसमें जो विधिसम्मत कार्रवाई थी वो पुलिस के द्वारा की गई। उसी के दृष्टिगत उसके द्वारा ये कहा गया कि पुलिस के द्वारा उसमें जो कार्रवाई की गई है उसको और सख्ताई से करना चाहिए था, जो विधिसम्मत कार्रवाई थी वो करनी चाहिए थी। और इसी से आक्रोशित होकर उसके द्वारा ये कहा गया कि जो उत्तराखंड में स्थित पुलिस थाने उनको वो 25 तारीख को बॉम्ब से उड़ा देगा। उसके द्वारा अपने जो इंस्टा आईडी थी और अन्य जो उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे उस पर उसके द्वारा ऐसा कहा गया। इसमें हमारे द्वारा तत्काल उसका संज्ञान लिया गया। जो भी हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम थी उनको लगाया गया, जो हमारी साइबर क्राइम की टीम थी उनको भी लगाया गया। इस संबंध में हमारे द्वारा तत्काल उसमें जो समुचित धाराएं थी उसके तहत इसमें IT एक्ट है, BNS की धाराएं थी, उसमें थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत किया गया और विवेचना इसमें इंस्पेक्टर कोतवाली साहब के द्वारा ग्रहण की गई। देहरादून पुलिस शहर में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए लगातार सख्त अभियान चला रही है। SP सिटी प्रमोद कुमार ने जानकारी दी है कि ऑपरेशन प्रहार के तहत देर रात तक खुले रहने वाले बार, पब और क्लबों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ ही अवैध रूप से शराब परोसने वाले ढाबों और रेस्टोरेंट पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि निर्धारित समय के बाद किसी भी प्रतिष्ठान को खुला रखने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने या पिलाने वालों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए, अभी विगत कई माह से इस संबंध में हमारे द्वारा लगातार और प्रचुर मात्रा में कार्रवाई की जा रही है और लगातार ऐसी कार्रवाई हमारे द्वारा अभी भी जारी की जाएगी। इसमें दो हैं, एक तो ऑपरेशन प्रहार के तहत हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है और साथ ही साथ जो ऑपरेशन हमारा नाइट स्ट्राइक है वो भी बदस्तूर जारी है। और मैं बार बार कहता हूँ कि जो भी व्यक्ति, एक तो जो समय सीमा है, जो भी हमारे ये बार हैं, पब्स हैं, जो समय सीमा है उनकी, उससे अगर निर्धारित अवधि में अगर कोई उसके बाद अगर कोई खुला होगा तो 100% उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अभी पिछले माह भी हमने 2 उसमें क्लब्स और रेस्टोरेंट के विरुद्ध FIR की है। इसके अलावा जो भी ये छोटे मोटे जो होटल हैं, ढाबे हैं या रेहड़ी ठेली हैं जो कि अवैध रूप से शराब परोसने का या पिलाने के काम करते हैं, तो लगातार वो भी हमारी नज़र में है। लगातार उनके विरुद्ध हमारे द्वारा जो है कार्रवाई की जा रही है। उसमें पुलिस एक्ट के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई, आबकारी एक्ट में भी उनके हमारे द्वारा उसमें कार्रवाई की गई है। इसके अलावा जो ऐसी एरियाज़ हो गई जहाँ पे सड़क किनारे कोई अपने वाहन में जो अवैध रूप से अगर शराब पी रहा है, सड़क किनारे अगर कोई बैठ के शराब पी रहा है, तो लगातार ऐसे लोगों के विरुद्ध हमारे द्वारा जो आपने देखा भी होगा वो बस सेवा है वो भी लगातार जारी है। और ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध
जो कि नियम विरोध से अगर कोई काम करेगा, सड़क किनारे है या अपने वाहन में बैठ के अवैध रूप से अगर शराब पिलाएगा या पिएगा, तो 100% उसको टास्क पे लिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई उनके विरुद्ध की जाएगी। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।